मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर पढ़ा है? एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर के बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्रीज। सही से बैठिए। इंडस्ट्रीज आता है। इंडस्ट्रीज में मैं बात करूंगी, देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज कई बेसिस पे होती है। ओनरशिप के बेस पे भी होती है कि पब्लिक है, प्राइवेट है, या कंबाइंड से ज्वाइंट कह सकते हैं, या कोऑपरेटिव है। अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। किसी से मैं क्वेश्चन कर भी सकती हूँ। इंडस्ट्रीज किस सेक्टर में आता है? इंडस्ट्रीज थर्ड। कितने सेक्टर होते हैं इंडियन इकोनॉमी? पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टैरिटरी। अच्छा ये बताइए कि इन तीनों सेक्टर में मैंने कहा था किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो किस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए? सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ आईटी चीजें जो बनती हैं, आईटी की चीजें, इंटेलिजेंस, मैंने कहा कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर हैं। और एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है तो किस सेक्टर पे ध्यान देना है? सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर पे अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं लेकिन हमारे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे यहाँ फर्म्स भी बहुत छोटी हैं। मैंने एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी फार्मर्स को लेके। पहली प्रॉब्लम क्या थी? एजुकेशन नहीं उनके पास। सेकेंड थिंग, उनकी फर्म्स बहुत छोटी है। अब फर्म छोटी है तो फर्म्स के छोटे होने की वजह से क्या है, वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो वो मार्केट में बहुत कम प्राइस पे उसको सेल कर रही है, बेच रही है, जिसकी वजह से उनको इनकम नहीं हो पा रही। किसको? फार्मर्स को। इस वजह से हमारे यहाँ की फार्मर्स कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। सेकेंड थिंग, मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कोई रेवोल्यूशन नहीं आया। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति, जिसमें बताया गया कि आप नए नए जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उसको यूज कीजिए, ठीक है। और लेकिन अब हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि हम बहुत ज्यादा प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान नहीं देखते। अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कुछ ब्लैक, जिसे कह सकते हो काला कानून टाइप का कुछ लेके आया, जिसमें फार्मर्स का दिल्ली पहुंच गए थे। तो किस लिए था? एमएसपी रेट उनको क्या मिल रहा था? बहुत कम मिल रहा था, जिसकी वजह से वो कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान ना देने की वजह से हो रहा है। लेकिन एक चीज और है कि हमारे यहाँ प्राइमरी को छोड़ी सेकेंडरी पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। हम, अच्छा आपको पता है कि इंडिया ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में हायर प्रोड्यूस करता है और जिसे सेकेंडरी सेक्टर में अच्छे स्केल पे यूज किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ जूट टेक्सटाइल, जूट सुना है? जूट की टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल मतलब आप जानते हो कंपनी है कोई, ठीक। तो इंडिया में दुनिया में सेकंड नंबर पे, बांग्लादेश के बाद इंडिया जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है जूट। इंडिया दुनिया में सेकंड, फर्स्ट पे कौन है? बांग्लादेश है, और सेकंड पे आता है इंडिया। इंडिया वो है जो सबसे ज्यादा जूट को क्या करता है? एक्सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? जूट इंडिया करता है। लेकिन यहाँ की टेक्सटाइल इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। अब मैं बात करती हूँ कॉटन टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल हो गई, कॉटन की टेक्सटाइल। भाई कॉटन पे तो पूरा का पूरा एक मूवमेंट मैंने पढ़ाया था, वर्कर मूवमेंट, जो कहाँ पे था? गांधी जी कब, कहाँ पे? अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था। कब? 1989। कब स्टार्ट हुआ था भाई? 1918 में वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो उस पे तो पूरा कॉटन टेक्सटाइल पे बेस्ड था ना वो मूवमेंट। पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कब लगी? ये चीज लिख लीजिएगा, 1876 पहली टेक्सटाइल मिल लगी। 1876 में पहली टेक्सटाइल मिल लगी है। अच्छा मैं बात करती हूँ सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र। मैंने एक चीज और बताई थी कि ब्लैक सॉइल, जब मैंने सॉइल्स पढ़ाए थे आपको, मैंने बताया था ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। किसके लिए? कॉटन और शुगर केन। ब्लैक सॉइल कौन सी सॉइल होती है? जो वॉल्केनो से निकलती है। याद आया? पीछे से जो वॉल्केनो से निकलती है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है। महाराष्ट्र कहाँ पे आता है? प्लेटू ऑफ दक्कन, जो साउथ की तरफ आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है ना, तो महाराष्ट्र उधर ही आ रहा है। तो ये ब्लैक सॉइल्स आपको वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है।
गुजरात, ये वो प्रोडक्ट मैं बात कर रही हूँ, उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जिसकी इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसका एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसे तो बहुत सी इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ जिसका यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि देखो, अगर हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो हमें एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरों को बेचने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि हमें लेने पे ध्यान देना है। मैंने उस दिन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम अगर चाइना का सामान यहाँ पे लाके हम बेचते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या चीज़, टैक्स के बारे में पूछा था शायद, उस पर बेटा टैरिफ लगती है। क्लास खत्म हो गई थी, मैं बता नहीं पाई थी। टैरिफ क्या होता है? प्रशुल्क, जो सीमा पर लगता है। सीमा, जैसे मैंने कहा ना कि मैं अगर कोई भी चीज़ चाइना से मंगा रही हूँ तो इंडिया और चाइना का एक बॉर्डर है, मैकमोहन लाइन पे वो आएगा। अगर इंडिया चाइना की लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। तो अगर वो मैकमोहन लाइन पे आता है या उसको क्रॉस करता है, डिप करके वो इंडिया आता है, तो उस पर टैरिफ लगेगी। क्या लगेगी? टैरिफ कौन लगाएगा? इंडिया की गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया उसको क्या कर रहा है? ले रहा है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री की? इंडिया। तो सबका ध्यान और सबकी नजर किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ। इतनी बड़ी नंबर्स हैं कि सब ये सोचते हैं भाई कहाँ हमें कंज्यूमर मिलेंगे? इंडिया में। इंडिया में। इंडिया हमेशा से, अभी मैं बात नहीं कर रही, ब्रिटिशर्स के टाइम से आप देखते हो कि यहाँ से वो चीज़ें ले जाते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके बना के फिर वापस यहाँ पे लाके इसे हाईएस्ट प्राइस पे बेचते हैं। तो इंडिया पे सबकी नजर रहती है। तो जैसे मैंने कहा, जब वो उसने सीमा क्रॉस की, बॉर्डर क्रॉस किया, तो उसमें क्या लगती है? टैरिफ लगती है। अच्छा, आप लोगों ने, पता नहीं आप लोग उस टाइम फोन यूज करते थे कि नहीं, अब आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है, जब 20-30 रुपए का वो कार्ड चलता था जिसको स्क्रैच करके उस पर पैसा भरा जाता था। उसमें जब हम किसी को बाहर कॉल करते थे, जैसे इंडिया से बाहर कॉल करते तो टैरिफ कटती। टैरिफ का मतलब है कि आप अगर बाहर, अब नहीं, अब ऐसा नहीं, आप कहीं भी किसी को भी कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप IMO के जरिए, लेकिन उस टाइम पे टैरिफ कटती, ठीक है। नई चीज़ थी, स्टार्टिंग में तो टैक्सेस ज़्यादा थे, तो किसी भी चीज़ पे क्या लगती है? बाहर से अगर वो प्रोडक्ट आता है तो क्या लगती है? टैरिफ। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बाहर से नहीं, यहाँ पे मैटर स्टेट का भी होता है। अगर मैं कोई भी चीज़ गुजरात से उत्तर प्रदेश भेज रही हूँ, उस पर भी टैरिफ लगेगी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। एक स्टेट गवर्नमेंट से सामान दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा है, तो उस पर क्या लगेगी? टैरिफ लगेगी। समझ में आ रहा है? टैरिफ। डंपिंग क्या होती है, ये भी मैं बता दूं, डंपिंग का क्या मैटर होता है। डंपिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ का प्राइस दूसरे से कम करके मार्केट में बेचना, यानी उसके कंज्यूमर को छीनना। जैसे कि मैं अगर बात करूं, लक्स का साबुन है 20 रुपए का, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी कोई नया ब्रांड बना लेती है, कोई भी ब्रांड मान लो, कोई लाइफ बॉय टाइप का ब्रांड है, अब वो जो लक्स है वो 20 रुपए में दे रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइफ बॉय कितने में दे रहा है? 10 रुपए में दे रहा है। तो कंज्यूमर किसके ऊपर सेट हो रहा है? लाइफ बॉय की तरफ सेट हो रहा है। तो ये डंपिंग है। ये क्या है? डंपिंग। चाइना इंडिया में बहुत डंपिंग करता है। आप देखते हो चाइना की लाइट कितनी सस्ती मिलती है, स्पीकर कितने सस्ते मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी सस्ती मिलती है चाइना की, और वही जो इंडिया में बनता है वो बहुत महंगा मिलता है। चाइना इंडिया में क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है, यानी वो चीजें कम प्राइस पे इंडिया पे लाके बेच रहा है, और इससे नुकसान किसको हो रहा है? इंडियन जो हमारे यहाँ की कंपनी है उनको इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, छोटा सा एग्जांपल एकदम ज़मीन के लेवल पे, कि आपके यहाँ जो पॉटर्स होते हैं, यानी जो कुम्हार होते हैं, वो दिए बनाते हैं, ठीक है। अब वो दिए बनाते हैं, उसका प्राइस होता है, एक दिया कम से कम 5 रुपये 2 रुपये का आता है आपका, ठीक है। और वहीं चाइना की लाइट कितनी सस्ती आती है? नहीं आती। एक बार लगा लो, 6 महीना साल भर की फुर्सत जलती रहती है, दिन रात जलती थी, और दिए में तेल भी लगाओ, टूट गया वो दिक्कत। तो बाहर की कंपनीज क्या कर रही है इंडिया में? डंपिंग कर रही है, कम प्राइस पे चीज़ों को यहाँ पे लाके बेच रही है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब मैंने कहा कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जूट टेक्सटाइल हो गई, कॉटन टेक्सटाइल हो गई। अच्छा, आर्टिफिशियल जैसे अगर मैं बात करूँ जो चीज़ें बनती हैं, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, इसकी सबसे बड़ी कंपनियाँ कहाँ है आपको पता है? बैंगलोर। इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं इंडिया की बात करूँ, इसकी सबसे ज़्यादा कंपनियाँ कहाँ है? बैंगलोर, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल की जो सबसे बड़ी हब है वो कहाँ पे है? बैंगलोर में। इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल जो है आपकी वो कहाँ पे है? सबसे बड़ी बैंगलोर में। अच्छा, इसको मैं बात करूँ, जब हम आज़ाद हुए तो हमारी कंडीशन ये थी कि हमें सुई और एक चम्मच नहीं बना पाते,
रफली में बात करूँ 1947। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेक्टर को खड़ा होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। समझ में आ रहा है? 2001, क्योंकि ये कोई नॉर्मल आटे की या चीनी की कंपनी नहीं, पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, वैसे इंजीनियर्स चाहिए। अब यहाँ पे जो काम करेंगे, जो टीवी या फ्रिज बनाएंगे, वो पर्टिकुलर इंजीनियर ही तो होंगे ना, वो नॉर्मल लेबर्स तो नहीं होंगे। उनके लिए तो मतलब जो ट्रेनिंग करके आए होंगे, जो ट्रेनर होंगे, वही यूज़ होंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ कि काफ़ी टाइम लगा बैंगलोर में स्टेबल होने में। कॉटन टेक्सटाइल हो गई, जूट की टेक्सटाइल हो गई, मैंने पता इलेक्ट्रॉनिक हो गई। अब आप बताइए यूपी में सबसे ज़्यादा क्या होगा? शुगर केन। शुगर केन में हाईएस्ट नंबर पे आता है, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे बिहार। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। यानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से होता है चीनी का? यूपी से होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका स्टेट यूपी है, भाई किस लिए पहचाना जाता है, किस चीज का सबसे ज्यादा हाई एक्सपोर्ट होता है? यहाँ पे शुगर केन का सबसे ज्यादा हाई एक्सपोर्ट होता है। समझ में आ रहा है? कितनी टेक्सटाइल हुई? पहली कौन सी थी? जूट, सेकेंड कॉटन, फिर इलेक्ट्रॉनिक, शुगर केन। अब आयरन और स्टील की मैं बात करती हूँ। आयरन स्टील, टाटा किसके लिए जाना जाता है? टाटा कंपनी जो है, वैसे तो चाय पत्ती वगैरह बहुत कुछ बनाती है, लेकिन इसका बेसिक क्या है? आयरन स्टील के लिए तो काम करती है ना। चाइना किसके लिए काम करती है? सॉरी, टाटा किसके लिए काम करती है? आयरन स्टील के लिए जानी जाती है। सबसे पुरानी जो, अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो टाटा किस लिए जानी जाती है? आयरन और स्टील के लिए जानी जाती है। अच्छा, इंडस्ट्रीज की, यहाँ पे आयरन स्टील की बात हो गई। इंडस्ट्रीज के कुछ टाइप्स हो, इंडस्ट्रीज के कुछ टाइप्स। जैसे मैं बात करती हूँ, अगर लार्ज इंडस्ट्रीज है, लार्ज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है? लार्ज और स्मॉल। लार्ज इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स होंगी वो विमेन्स ना के बराबर होंगी, कम होंगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन किसका हो रहा है? आयरन का, स्टील का। ठीक है, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है, वो डेंजरस वर्क होता है। तो वहाँ पे विमेन्स कम होंगी, विमेन्स वर्कर, जिससे कह सकते हैं उनका रेशियो बहुत कम होगा। स्मॉल में बहुत ज़्यादा होगा। स्मॉल में क्या बन रहा है? साबुन, कपड़े, ठीक है, हाँ, जैसे मसाले, अचार, ये सब चीज़ें किस पे आएंगी? स्मॉल पे आएंगी। तो अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे विमेन्स ऑफ नंबर ज़्यादा होंगे। कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल बहुत, पैसा लार्ज वाले में ज़्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इंडस्ट्री छोटी है। समझ में आ रहा है? वर्कर और नंबर यहाँ पे ज़्यादा होंगे, वर्कर्स ऑफ नंबर ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है, स्मॉल है। अब मैं बात करती हूँ ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप यानी मालिकाना हक कितना हो सकता है? तो इसमें 4 तरह की इंडस्ट्रीज होती है। कितनी? 4। फर्स्ट होती है प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड होती है पब्लिक, थर्ड होती है ज्वाइंट, फोर्थ होती है कोऑपरेटिव। फर्स्ट प्राइवेट का, जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई एक उसका मालिक है, जैसे बजाज है, बजाज कंपनी का मालिक कोई एक ओनर पे है ना, तो वो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरप्ट नहीं है। जैसे मैं कहूँ रिलायंस, या मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम हूँ, लक्स, लाइफबॉय, सनसिल्क, ये सब कंपनी क्या है? प्राइवेट में आती है। क्यों प्राइवेट में आती है? इनका ओनर कोई एक मालिक होगा जिस पे आती है। अगर मैं बात करूँ पब्लिक, बीएसएनएल वगैरह, भारत संचार निगम लिमिटेड, रेलवे, जिसमें सब मिल के काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी है उसमें, सॉरी यहाँ मैं ज्वाइंट में आ गई। पब्लिक में जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के काम करेगी, वो कौन सा होगा? पब्लिक सेक्टर आएगी। वो कंपनीज जो होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका हक होगा? गवर्नमेंट का, वो पब्लिक में आएगी। प्राइवेट में जो ओनर कोई एक होगा। अब मैं बात करी ज्वाइंट, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है, वो कौन सी ओनरशिप हो गई? ज्वाइंट। इंडस्ट्रीज की मैं बात करी। लास्ट में आता है कोऑपरेटिव। बहुत सी कंपनीज कोऑपरेटिव पे भी काम करी, जिसमें वर्कर्स के भी शेयर्स होते हैं।
और मालिक का भी शेयर हो। तो वहाँ पे मालिक वर्कर भी है और जो ओनर है वो तो है ही। वहाँ पे जैसे कह सकते हो कि जो लेबर सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है। पता है इस इंडस्ट्री से बहुत बेनिफिट क्यों होता है? क्योंकि वर्कर खुद को क्या समझते हैं? मालिक समझते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। देखो एक अच्छा लीडर क्या होता है? जो सामने वाले को साथ में लेके चले। और लीडरशिप वहाँ पे खराब हो जाती है जब वो अपने आप को मालिक समझने लगता है, ऊंचा समझने लगता है। तो इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत तेजी से इसलिए भी बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी ना, 2 क्लासेस बांट दिए जाएंगे, उस कंडीशन को भी खत्म करने के लिए ये लेबर्स के दिमाग में ये चीज़ ना आए कि वो मालिक नहीं है, तो हम चाहे लॉस करें चाहे हम काम ना करें, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, नुकसान किसको हो रहा है? मालिक हो रहा है। लेकिन ऐसा अब नहीं है। तो 4 हो गई, कितनी हो गई? 4। अच्छा एक चीज और है, स्मॉल लार्ज और डोमेस्टिक भी होती है। डोमेस्टिक क्या होती है? अचार पापड़ जिसमें बनता है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, अचार पापड़। या अगर मैं बात करूँ, आपने सुना होगा बीड़ी का काम होता है बहुत से लोगों के घर में, बीड़ी का काम होता है। ये क्या? डोमेस्टिक। घर में रह के काम करी, बहुत छोटे लेवल पे काम करी, उस काम को मतलब उस एक तरह की वो इंडस्ट्रीज है। जैसे बीड़ी कोई भी कंपनी ब्रांड हुई, कोई भी ब्रांड अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं स्टेबल है, कहीं चल रही है, लेकिन वो घर घर ले जाके काम दे रही है। डोमेस्टिक घर घर पे ले जाके क्या करी? काम दे रही। जैसे अचार पापड़ की कोई कंपनी है, ठीक है, और वो घर घर पे ले जाके औरतों को क्या कर रही है? काम दे रही। अब वहाँ पे कोई बहुत बड़ी कंपनी मशीनें नहीं लगी, लार्ज में बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, स्टील का काम हो रहा है, आयरन का काम हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ी मशीनें लगी। स्मॉल में उससे थोड़ा लो लेवल पे, जैसे मैंने कहा साबुन पे काम हो रहा है, कपड़ों पे काम हो रहा है, उस पर सबसे छोटे लेवल पे आएंगी डोमेस्टिक, जिसमें रस्सी बनाने का काम होता है या मक्खन का काम होता है। गाँव में तुम लोगों ने देखा होगा, जिसे तुम कह सकते हो छोटा क्राफ्ट वर्क होता है, जैसे लोग सजावट की चीज़ें बना के बेचते हैं, मूर्ति छोटी छोटी बना के औरतें घरों में बेचती हैं, ठीक है। जो काम डोमेस्टिक हो रहा है, क्या हो रहा है? घर पे हो रहा है। वो कहीं बाहर नहीं जा रही, किसी इंडस्ट्री में काम करने वो नहीं जा रही, वो क्या कर रही है? घर में काम कर रही है। तो ये आपको समझ में आया कितनी तरह की इंडस्ट्रीज हो गई, बेसिक, लार्ज, स्मॉल और डोमेस्टिक। क्वेश्चन ज्यादातर इसी पे आए हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को एक्सप्लेन। तो 3 होती है, लार्ज, स्मॉल, डोमेस्टिक। अगर मैं ओनर पे, ओनरशिप पे बात करूँ, बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो उसमें कितनी होती है? प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट और कॉर्पोरेट। समझ में आ गया? मैं बात करती हूँ कितनी टेक्सटाइल है इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट है ज्यादातर। तो जूट जो बांग्लादेश के बाद इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कॉटन में 1 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 2nd नंबर पे आता है गुजरात, अहमदाबाद जगह है गुजरात में, तो वो मैं बात करती हूँ, गुजरात 2nd नंबर पे। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक में, बैंगलोर 1 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करी थी शुगर की, ठीक है, शुगर की। आयरन और स्टील भी आता है, 5 हो गए, ठीक है, आयरन और स्टील, ठीक है। आयरन और स्टील जो आता है ये भी आपके इंडस्ट्री सेक्टर में आता है और इंडिया से बहुत ज़्यादा बाहर की कंपनियों को एक्सपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा तुम देख सकते हो साउथ के स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, वैसे तो झारखंड में भी है, ठीक है, झारखंड हो गया तुम्हारा और तमिलनाडु की तरफ हो गया, यहाँ पे आयरन और स्टील की बहुत, क्योंकि ये देखो कोई प्राइमरी सेक्टर में नहीं आ रहा है, शुगर केन प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है, आयरन और स्टील तो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन ये खेती से रिलेटेड नहीं है, कहीं खेत वेत नहीं हो रहा है, माइनिंग होती है। इसकी क्या होती है? माइनिंग, खुदाई होती है, खुदाई में से आयरन और स्टील निकल रहा है, ठीक है। मैंने कहा कॉटन तो प्राइमरी में ही आ रहा है। देखो माइनिंग का भी प्राइमरी में आता है, ऐसा नहीं कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो फर्स्ट स्टेप होगा वो प्राइमरी में ही आएगा। किसी भी प्रोडक्ट का फर्स्ट स्टेप किसमें आएगा? प्राइमरी में आएगा, चाहे माइनिंग की मैं बात करूँ चाहे एग्रीकल्चर में बात करूँ। लेकिन कॉटन का मैटर ये है कि हम कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन माइनिंग का एक लेवल होता है, उसके बाद हम उसको वहाँ से चीज़ें नहीं निकाल सकते। एक टाइम के बाद चीज़ें क्या होती जाएंगी? खत्म होती जाएंगी। जैसे मैंने कई बार बताया, पेट्रोल एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हो गवर्नमेंट कितना हर टाइम में कहती है कि गाड़ी पूल करके चलाइए, और इवन नंबर का मैटर हो जाता है कि इस दिन ऑड चलेगी, इस दिन इवन चलेगी, पेट्रोल कम यूज़ कीजिए, ठीक है। अब तो आप जानते हो कि बैटरी वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जिसे कह सकते हो, उस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, वह चार्ज करके चलती हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि पेट्रोल को बचाया जा सके, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, हमने इतना ज़्यादा वेस्टेज कर दिया है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को पेट्रोल
नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि पेट्रोल कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आज या कल 2-3 साल में बन गई, करोड़ों साल लगते हैं। रॉक्स में मैंने पढ़ाया था ना, वो रॉक्स जो लेयर वाली होती हैं वो जब दबती हैं, जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए और सब कुछ यहाँ दब जाए, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, तो करोड़ों साल तक इसके नीचे क्या होगी, एक किसी के तो प्रोसेस चलेगा और उसके बाद वो क्या बनेगा, पेट्रोल बनेगा। जैसे मैंने कहा ना कि कोयला जो है, कोयला यही डायमंड बनता है, लेकिन कौन सा कोयला डायमंड बनता है, जो प्रेशर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है। और ये लाइफ का भी चीज़ है कि आप तो हम सब क्या है, कोयला ही तो है, लेकिन डायमंड कब बनते हैं, जब प्रेशर बहुत, हाई स्कूल है, इंटर आएगा, ग्रेजुएशन होगा, मास्टर्स होगा, अभी तो प्रेशर शुरू हुआ है धीरे धीरे, अभी तो फर्स्ट स्टेप, ठीक। लेकिन उसी प्रेशर से आपको करके क्या करना है, डायमंड बनना है, 90%, 95, 98 लाना है, 80 लाना है, 85 लाना है, ठीक। 90 में थोड़ा वो लेवल बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, 90 लाना है। अच्छा टारगेट लेके चलो। एक चीज़ याद रखो, परसेंटेज की टेंशन मत, पढ़ोगे रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा है। ये टारगेट डाल के चलो 99 लेके आना है, 98 लेके आना है, नहीं, हमें अभी क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ेंगे, अच्छा पेपर देंगे, मार्क्स अच्छे ही आए। समझ में आ रहा है? तो टोटल कितनी इंडस्ट्रीज मैंने आज बताई है, टेक्सटाइल में 5, जो बेसिक, ठीक है। ऐसे तो मैंने कहा बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो इंडिया में काम कर रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट बाहर ज़्यादा कर रही है, जिसको सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है, जो इंडस्ट्रीज लेवल पे आती, बड़ी इंडस्ट्रीज लेवल, वो कितनी है, 5 मानी जाती है। पहली कौन सी, शुगर केन और आयरन स्टील। अब मैं रिवीजन कर लूँ, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह आती है, सेकेंडरी जो आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज। मैंने कहा था किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो किस सेक्टर पे ध्यान देना, सेकेंडरी सेक्टर पे। इंडस्ट्रीज 3 तरह की हो सकती है, लार्ज, स्मॉल और डोमेस्टिक। लार्ज में जिसमें विमेन ऑफ नंबर जिसे कह सकते हो, वर्कर्स में विमेन बहुत कम होती हैं, कैपिटल इसमें बहुत कम लगता है, सॉरी बहुत ज़्यादा लगता है कैपिटल इसमें, और वर्कर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्मॉल में ठीक उसका अपोजिट मान लो, डोमेस्टिक जो बहुत छोटे लेवल पे होती है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि अचार या पापड़ का काम वगैरह होता है, वो किस पे होता है, डोमेस्टिक पे होता है। समझ में आ रहा है? ओनरशिप में मैं बात करूँ तो 4 तरह की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव वो जहाँ पे वर्कर्स के भी शेयर होते हैं और ओनर के भी शेयर होते हैं। जॉइंट जिसमें पब्लिक और प्राइवेट मिलके काम करता है। पब्लिक जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। प्राइवेट जैसे मैं कहूँ बजाज की कंपनी हो गई या कोई हिमालय कंपनी हो गई, ये क्या आ गई, प्राइवेट में आ गई, क्योंकि इसमें ओनर कोई एक है। मैंने कहा कि आपसे कि इंडिया में बांग्लादेश के बाद इंडिया किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जूट को। तो जूट में इंडिया 2nd नंबर पे आता है, 1st नंबर पे क्या आता है, बांग्लादेश, ठीक है। कॉटन में मैं बात करूँ, महाराष्ट्र 1 नंबर पे आता है, गुजरात 2nd नंबर पे आता है। शुगर केन में यूपी और यूपी के बाद बिहार आता है, ठीक है। मैं बात करती हूँ आयरन एंड स्टील में, तो इसमें ज़्यादातर तमिलनाडु, केरल, झारखंड स्टेट्स आते हैं। सब हो गया ज़्यादातर, हाँ। बैंगलोर, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा कहाँ है, बैंगलोर। सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल कहाँ है, बैंगलोर। क्लियर, समझ में आ गई?